हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। हम पढ़ रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक हेड है, यानी सबसे सुप्रीम द स्टेट, किसी भी राज्य का जैसे कंट्री का, एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है, सेना है, उनका सुप्रीम कमांडर है, सबसे उच्च अधिकारी है। पोजीशंस देखते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक तरह से हम कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, सिर्फ नाम की है, ठीक है। रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। लास्ट वीडियो में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, तब हमने कहा था कि ये सिर्फ नॉमिनल होते हैं हेड, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 53 ऐसा कहती हैं। अब आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट देखते हैं जो हमें याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है कि यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, राइट। नाउ आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसकी बात करता है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, की चुनाव होते कैसे हैं, कंडक्ट कैसे होता है। देन आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस, क्या उसका टर्म रहेगा, टेन्योर रहेगा। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, क्या दोबारा इलेक्शन करने की एलिजिबिलिटी है। आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, की राष्ट्रपति की कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिर आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस, और कंडीशंस क्या क्या है उसके ऑफिस की। आर्टिकल 60 ओथ और एफर्मेशन, जो शपथ होती है वो। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस, की राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग जिसे हम कहते हैं हिंदी में। आर्टिकल 62 और 72 है पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, ओके। एंड आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। देन हम पढ़ते हैं इलेक्शन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका मतलब जो डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है ये एक इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके अंदर एमपीज एंड एमएलएज होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जब भी हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेशन, और इनके वोट की कैलकुलेशन कैसे होती है। एमएलएज वोट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की वोट, एंड एमपीज वोट, टोटल वोट्स ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज। हम बाद में फॉर्मूला से अच्छे से आराम से देखते हैं क्या होता है। सिस्टम ऑफ वोटिंग क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय जो वोट की प्रणाली होती है वो रहती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है इसमें। विनिंग क्राइटेरिया होता है सिक्योरिंग मोर देन 50%, लेकर आना पड़ता है वैलिड वोट्स में, और कोटा होता है टोटल वैलिड वोट्स। एंड ये फॉर्मूला हम बाद में आराम से अच्छे से समझते हैं। हु वोट्स इन द इलेक्शन, अब देखते हैं कि कौन वोट कर सकता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, एक बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचक मंडल, ये इसका हिंदी नाम है। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है निर्वाचक मंडल में। अब इसमें कौन कौन होते हैं शामिल। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और लोकसभा में कौन होते हैं निर्वाचित सदस्य, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एमपीज, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमएलएस कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज असेंबलीज, यानी संघ शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन कौन होते हैं उसके अंदर, दिल्ली एंड पुडुचेरी एक्सेट्रा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, लाइक दोज इन राज्यसभा में जो होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इज द वैल्यू ऑफ द वोट कैलकुलेटेड। अब इनके वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेटेड की जाती है, कैसे वोट्स के जो इंपॉर्टेंटली वैल्यू होती है, मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं। तो एवरी एमएलएज, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, वोट इज नॉट इक्वल, उनका वोट जो है वह बराबर नहीं होता है। क्यों, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है।
किस राज्य की पॉपुलेशन जनसंख्या कैसी है उस पर निर्भर करता है एमएलए के वोट। एवरी एमएलए वोट, राइट, एवरी एमपीज वोट इज इक्वल, लेकिन हर एमपी का वोट जो होता है वो इक्वल होता है एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल वोट्स ऑफ एमएलए। और ये किस हिसाब से होता है, यानी प्रत्येक जो सांसद होता है उसका वोट बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक हर विधायक का वोट बराबर नहीं होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली हमें समझना है कि हर विधायक का वोट बराबर नहीं होता है, जबकि हर सांसद का वोट बराबर होता है। और ये तो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। और ये जो है कैसे होता है कि और इसकी जो गणना होती है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो विधायकों के कुल वोटों के आधार पर की जाती है कि विधायक के कुल वोट कितने, फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। हम उसे समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पर टू कैलकुलेट वोट्स। वोटों की गणना करने का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे एमएलए वोट के लिए क्या होता है। देखिए, किसी भी एक स्टेट की, पर्टिकुलर एक स्टेट की हमें एमएलए की, वन एमएलए की निकालनी है कि क्या उसकी वैल्यू है, राइट, क्या उसकी वैल्यू है, तो वो कैसे निकलेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमें सिर्फ 1 वोट की वैल्यू निकालनी है 1 एमएलए की। सबके हमें पता है हर एमएलए अपने अपने वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि विच इज़ डिपेंड अपॉन द स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। अब हर स्टेट की पॉपुलेशन तो सेम हो नहीं सकती, इसीलिए एमएलए के वोट की जो संख्या है, वो जो वैल्यू है, वो अलग अलग होगी। तो पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट लेते हैं, JNK लेते हैं हम, नहीं, हम लेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, राजस्थान एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि राजस्थान की हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें राजस्थान में एमएलए की वैल्यू निकालनी है, तो 1 एमएलए, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हम पहले राजस्थान की पॉपुलेशन यहाँ लिखेंगे। एज पर द सेंसस, मान लीजिए 1971 में ये था, कुछ पर्टिकुलर था, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उसको टोटल एमएलएज इन द स्टेट, कि कितने एमएलए हैं उस स्टेट में, राजस्थान में कितने एमएलए हैं, फिर हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की पॉपुलेशन है 1 करोड़, ओके, और उसमें एमएलए हैं 100। ठीक है, लेकिन उसे हमें अब 1000 से डिवाइड करना है, तो ये होगा फॉर्मूला। इससे निकल कर आएगी 1 एमएलए के वोट की वैल्यू। तो इस प्रोसेस से हमारे एक एमएलए की वोट निकल के, वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अब हमें टोटल ऑल एमएलए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के किसी एमएलए की वैल्यू है 2, तो हमें निकालनी है 100। तो मान लीजिए राजस्थान में 100 एमएलए, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमें 2 × 100 हम करेंगे, तो हमारे पास टोटल ऑफ एमएलए कितने वैल्यू आ जाएगी, 200 है। हालांकि इतनी है, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो 200 हमारे पास क्या आ गई, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स फ्रॉम द स्टेट। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है टोटल इलेक्टेड एमपीज से, और कितने इलेक्टेड एमपीज हैं उससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो ये एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे सामने। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बिगर एंड स्मॉलर स्टेट, क्योंकि हर स्टेट अपने आप में, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट करता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर हम पढ़ते हैं वोटिंग मेथड क्या होता है, वोट देने का क्या मेथड होता है। तो द इलेक्शन फॉलोज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुपातिक, प्रोपोर्शनल यानी अनुपात, अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सिस्टम आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV आता है। ओके, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, STV। ईच वोट, जो हर एक वोट होता है MPs का चाहे MLAs का, रैंक्स कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। हम बैलेट पेपर की बात करेंगे आगे कि कोई भी एक भी वोट हो, MP का हो चाहे MLAs का हो, रैंक्स कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब प्रत्येक मतदाता, चाहे वह सांसद हो चाहे विधायक, उम्मीदवारों को वरीयता क्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपनी चॉइस के हिसाब से स्थान देता है।
ओके, नाउ इफ नो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट गेट्स मोर देन 50% ऑफ वोट्स, किसी भी कैंडिडेट्स को 50% ऑफ द वोट्स नहीं मिलता है इन द फर्स्ट राउंड जो होता है उसके अंदर अगर 50% से कम मिलता है, नहीं मिलता है, द लोएस्ट कैंडिडेट इज एलिमिनेटेड, और जिसको सबसे कम मिला है, मान लीजिए 50 में से किसी को 20% ही मिले, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से, राइट, फर्स्ट राउंड के अंदर। नाउ एंड वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट, और उसके जो वोट्स होंगे वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ कैंडिडेट गेट्स अ मेजॉरिटी, और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वन कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिल जाती। नाउ विनिंग क्राइटेरिया हम समझते हैं यहाँ पर, अ कैंडिडेट मस्ट मोर देन हाफ 50% प्लस 1, मेजॉरिटी से ज़्यादा होना चाहिए ना, 50% तो है लेकिन एक और ज़्यादा हो, जैसे 51 हो जाएगा तो ठीक है, वो जीत जाएगा। मेजॉरिटी का क्या क्राइटेरिया है, 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो अ कैंडिडेट मस्ट गेट मोर देन हाफ, हाफ से एक ज़्यादा हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाफ से एक ज़्यादा तो चाहिए, ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स टू विन, जीतने के लिए उसे हाफ से ज़्यादा वोट चाहिए। फॉर्मूला फॉर कोटा हम देखते हैं, विनिंग वोट्स का क्या ज़रूरी है, टोटल वैलिड वोट्स जो होते हैं, टोटल वैलिड वोट्स बाय 2 प्लस 1, इसका मतलब, अब इस फॉर्मूले को हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि टोटल वैलिड वोट्स क्या होते हैं, वैलिड वोट्स मतलब इंक्लूडिंग एमपी और एमएलए दोनों को मिला के ये इंक्लूड किए जाते हैं। तो टोटल वैलिड ऑफ वोट्स जो हैं वो मान लीजिए इतने हैं, हम इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। ओके, नाउ अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस हम एक 1 रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओके, तो इसका आंसर आया है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए किसी स्टेट के टोटल वोट्स जितने भी हैं जिसमें एमपी प्लस एमएलए सब इंक्लूड हैं, वो मान लेते हैं हम 10 लाख। अब 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 से, लेकिन डिवाइड करने से क्या होगा, हमें तो एक और चाहिए, तो जीतने के लिए, विनिंग के लिए प्लस 1 कर देंगे। तो हम 10 लाख में जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 लाख और 1 प्लस वोट आ जाएगा। तो ये जो इतने वोट्स लेकर आ जाएगा वो जीत जाएगा किसी भी इलेक्शन में, राइट, पर उसे इतने वोट्स लाने पड़ेंगे। अब ये इतने वोट तो आएंगे नहीं, तो ये कैसे आएंगे, ये एक बैलेट पेपर होता है, वो हम समझते हैं आगे। इफ़ नो वन गेट्स द मेजॉरिटी, लेकिन किसी को भी अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड के अंदर, अगर पहली बार में मेजॉरिटी मिल गई 50% से ज़्यादा तो उसी टाइम वो जीत जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है वोट, फिर क्या होता है, ट्रांसफर्स हैपेंस, फिर ट्रांसफर होता है वोट्स का अंटिल समवन क्रॉसेस द मेजॉरिटी मार्क। किसी को भी अगर 5 लाख प्लस 1 इतने वोट नहीं मिलते हैं फर्स्ट राउंड में, तो फिर क्या होता है समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इमेजिन देयर आर 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट्स है एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। अब कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स देखते हैं कि ए को मिले 40% वोट, ठीक है, लेकिन ये जीतने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि 50 प्लस, हम यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 50 प्लस 1 वोट चाहिए, पर इसके पास तो 40% वोट है, तो ये तो इनफ नहीं है जीतने के लिए। बी को देखते हैं, इसको तो सिर्फ 35% मिले, ये भी इनफ नहीं है। सी को तो ओनली 25% वोट मिले हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन सी हैज़ द लीस्ट वोट्स, ही इज एलिमिनेटेड, हिज वोट्स आर ट्रांसफर टू द सेकेंड चॉइस। अब इसके वोट्स सेकेंड चॉइस को मिल जाएंगे। अब इसके जो ये 25% है ना, ये किसके साथ चले जाएंगे, बी के साथ, मेंशन्ड ऑन द बैलेट, लाइक, नहीं बी के साथ नहीं, जो जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, लाइक 40%, इसके साथ चले जाएंगे। तो आफ्टर ट्रांसफर ए गेट्स 55% ऑफ वोट्स विन द इलेक्शन। इसके वोट जो होंगे वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन जिसके पास अपना क्राइटेरिया जो पूरा कर लेगा वो 55%, वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो ऐसे हमने समझा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। अब ओथ एंड टर्म को समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ज़्यादा नहीं, ईजी है वैसे तो।
थोड़ा सा है कि ओथ एंड टर्म हम समझते हैं, अब उसकी क्या का मतलब टाइम पीरियड क्या रहता है। आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद द प्रेसिडेंट जो होता है ना, टेक ओथ, शपथ लेता है, जो आर्टिकल 60 में मेंशन है, फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसे शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, CJI दिलाता है, CJI। द टर्म इज़ 5 years। किसी भी प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, काल होता है, वो 5 साल का होता है। आर्टिकल 56 इसकी बात करता है। बट ही एंड शी कैन बी री इलेक्टेड, फिर से उसे इलेक्ट किया जा सकता है सेम पोस्ट पर। अब हम देखते हैं टेन्योर और रिमूवल, कि किसी भी प्रेसिडेंट को क्या हटाया जा सकता है, उसका क्या टाइम पीरियड है। टेन्योर तो 5 साल का रहता है आर्टिकल 56 के तहत। रेजिग्नेशन जो बात करते हैं हम, जो रिज़ाइन वाला होता है, सबमिटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो अपनी रिज़ाइन करना चाहता है तो किसको सबमिट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस देखते हैं आर्टिकल 61, महाभियोग जिसे कहते हैं हटाया जाना। इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है महाभियोग जो होता है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, 2/3 बहुमत की ज़रूरत है दोनों ही सदनों के अंदर। किसी भी सदन में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है इनिशिएट, लेकिन दोनों 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस की ज़रूरत है। ओनली ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये तभी हो सकता है जब प्रेसिडेंट ने किसी भी संवैधानिक का वायलेट किया है, उल्लंघन किया है किसी भी आर्टिकल का, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जो संविधान के खिलाफ थी। ठीक है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं, कार्यपालिका की क्या जो है, तो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हालांकि ये सब तो एक नाम मात्र की पावर्स होती है, सारी तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, इंडिया में स्पेशली व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें। बाकी USA में तो प्रेसिडेंट की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है सीट। ओके, हमने समझा एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। नाउ अपॉइंट्स गवर्नर्स को भी ये अपॉइंट करते हैं, एंड कैग जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल हैं, एक्सेट्रास। नाउ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं देखते हैं, समन्स एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये बुला भी सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, यानी सेशंस को हेल्ड करवा सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं सेशन। आर्टिकल 85 इसकी बात करता है। एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन, और किसी भी पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होगा वो उसे कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। एवरी ईयर, हर साल फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं। नॉमिनेट 12 राज्यसभा मेंबर, जो कि वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को, हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन ये नॉमिनेट करते हैं 12 राज्यसभा मेंबर्स को, एंड 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा मेंबर्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 आंग्ल जो भारतीय होते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है अब, तो 12 राज्यसभा मेंबर्स को ये ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उनके पास अधिकार रहता है। नाउ फाइनेंशियल पावर्स देखते हैं क्या होती है प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशंस। मनी बिल्स जो होती हैं वो इनके ही रिकमेंडेशंस पे जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट्स यूनियन बजट्स टू पार्लियामेंट, प्रेजेंट करते हैं ये यूनियन बजट को, जो सेंटर का बजट होता है यूनियन बजट, उसको पार्लियामेंट में पेश। जुडिशियल पावर्स देखते हैं इनकी क्या रहती है। पार्डनिंग पावर होती है इनके पास, इससे ये क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 के तहत ये किसी को भी क्षमादान की है। इनके पास न्यायिक अधिकार है ये इनका। पार्डन माने कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट, ये चाहे तो किसी को फांसी की सज़ा से भी रोक सकते हैं, तो कंप्लीट रिलीफ दे सकते हैं। ओके, नाउ कम्यूटेशंस होता है लेसर फ्रॉम पनिशमेंट, कम कर सकते हैं पनिशमेंट को, अगर किसी को फांसी की तो उसे कम करके पनिशमेंट कम भी की जा सकती है। रिमिशंस यानी रिड्यूस्ड सेंटेंस, जो उनका कोई भी तरीके का रिड्यूस कर सकते हैं वो सेंटेंस। रिस्पाइट यानी रिड्यूस सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल कंडीशन, सज़ा में छूट दे सकते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल कंडीशंस पे। तो एंड फिर हम देखते हैं कि स्थगन कर सकते हैं, इसका मतलब होता है रिप्रीव यानी टेम्पररी स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, फांसी पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसे इनके पास जो है बहुत सारे अधिकार हैं। इमरजेंसी पावर देखते हैं जो आर्टिकल 52 to 360 है, इनके पास बहुत बड़ा अधिकार है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, कभी भी वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशंस, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तो उसमें ये बाहरी युद्ध के समय ये सब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास आपातकाल लगाने का, सशस्त्र विद्रोह हो जाते हैं तब इसमें ये आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्र के अंदर, नेशनल इमरजेंसी। फिर स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 350, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ऐसी आपदा आ जाती है तो ये स्टेट इमरजेंसी उस स्टेट पे डिक्लेयर कर देते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट,
प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वहाँ पे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, राइट। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है 360 के अंदर, कभी अगर हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उसमें 360 लगता है। थ्रेट टू इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि इंडिया की, भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा अगर पैदा हो जाता है तो वो उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है इनके पास, यानी कि अध्यादेश बनाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। हम देखते हैं द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट नहीं चल रही है लेकिन एक ज़रूरी है अध्यादेश जारी करना, तो प्रेसिडेंट का काम होता है। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है, उसके तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सैलरी देखते हैं एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इनको। सैलरी इनकी 5 लाख पर मंथ होती है और पेंशन इनको मिलती है। उसके बाद सैलरी के बाद पेंशन मिलती है जस्ट उसकी हाफ, ओके, 2.5 लाख पर मंथ। ऑफिशियल रेजिडेंस तो उनका भवन होता है राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में है और वो वहीं पर रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अदर पर्क्स होते हैं लाइक फ्री ट्रैवल उनको मिलता है, मेडिकल केयर, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं। नाउ हम देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स अभी 1947 से लेके प्रेजेंट तक के, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका टर्म था 1950 से 1962। फिर आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 67 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 से 69। वीवी गिरी थे 1969 से 74। फरकुद्दीन अली अहमद थे 1974 से 1977। नीलम संजीवा रेड्डी, ये उनका टर्म था। और गिनाई जैल सिंह, आर वेंकटरामन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, APJ अब्दुल कलाम, इनका ये टर्म था। सबका 5 ईयर हम देखने को मिल रहा है। प्रतिभा पाटिल थी 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17। रामनाथ कोविंद 2017 से, और प्रेजेंट की हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनका अभी चल रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ट्रिविया हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ी सी रोचक भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो ओनली एक ऐसे प्रेसिडेंट है, ओनली द प्रेसिडेंट टू सर्व 2 टर्म्स, 2 साल यानी 10 सालों के लिए रहे थे वो, 10 ईयर्स के लिए, तो ये एक फैक्ट है। ओके, वीवी गिरी जो है ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू विन, और एक ऐसे जीतने वाले एकमात्र स्वतंत्र उम्मीदवार थे कि एकदम जीते थे और कोई नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। प्रतिभा पाटिल, अभी तो द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पार्टी प्रेसिडेंट है, जो कि कहाँ से है? ट्राइबल है, जनजातीय जो है। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं। नाउ कंक्लूजन देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड होता है प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री, जिसे औपचारिक मुखिया कहा जाता है, लेकिन शासन में, रोल में, इन गवर्नेंस स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन कब वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है? जब इमरजेंसी का टाइम होता है। हिज एंड हर पावर्स थ्रू लार्जली नॉमिनल, उसकी जो नाम मात्र की शक्तियाँ होती है फिर भी लोकतंत्र जो है उसमें सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए प्रेसिडेंट की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यस, हमने आज प्रेसिडेंट को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।